हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हम 3-4 महीने बाद वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 27 जून, तो हम 27 जून और जो पिछला एक परसों का जो न्यूज़ था 25 जून, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। और हमारे ट्विटर पे 25,000 फॉलोअर्स भी हो गए, तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके पीडीएफ, डेली पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन मुद्दा क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए सबसे मेन सोर्सेस सिलेबस और पीवाई। अगर आप ये पहले से देखे हैं सिलेबस और पीवाई के, तो आपको न्यूज़ एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी कि कौन सा न्यूज़ काम का है, कौन सा नहीं। आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़, क्राइम न्यूज़, रैकेट टाइप के न्यूज़ और रीजनल न्यूज़। किसी एक स्टेट में, किसी एक यूटी में क्या हो रहा है, वो हमको ब्रॉड पर्सपेक्टिव के न्यूज़ उठाने हैं न्यूज़पेपर में। इस तरीके से आपका न्यूज़पेपर 1 आवर के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और हर न्यूज़ को आपको कंटेम्पलेट इस तरीके से करना है कि वो सिलेबस के किस पार्ट पे बिलोंग करता है। जैसे कि ये वाला न्यूज़ है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो बनेरघट्टा जो लोकेशन है वो प्रोटेक्टेड एरिया एक आता है, वो कौन सा न्यूज़ में प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में, और वो कहाँ बिलोंग करता है, जीएसटी एनवायरनमेंट। तो आपको इस तरीके से हर एक न्यूज़ को एनालाइज करना है। अब जैसे पहला न्यूज़ है प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज़, दैट इज़ बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये नाम और ये कहाँ लाई करता है। अब ये क्यों न्यूज़ में है? इनॉग्रल रन ऑफ साउथ इंडियाज़ फर्स्ट लेपर्ड सफारी। साउथ इंडिया का पहला लेपर्ड सफारी यहाँ शुरू किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब आपका टास्क क्या होगा? ये तो मैंने दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है, तुरंत लिखना है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क यूपीएससी। आपको लोकेशन देखना है कि बनेरघट्टा एक्चुअली में कहाँ पे है। कर्नाटका ये है, कर्नाटका के साउथ में या नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में। तो थोड़ा सा आपको आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, ताकि आप जब लास्ट में मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये ईजिली समझ में आए कि क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूज़ को एनालाइज करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब यहाँ पे एक कोल माइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइनिंग जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, और ये मेनली लेबरर्स करते हैं, अनस्किल्ड लेबरर्स। तो उनको क्या वल्नरेबिलिटी है, ये इन्वायरमेंट के भी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट, और GS2 क्वालिटी और गवर्नेंस के भी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि कैसे गवर्नमेंट इसको रोकने में नाकाम रही है। तो जो ये हेल्थ हज़ार्ड है, जैसे कि स्किन डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, इनके लिए ना कोई सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि कोल का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया में। क्यों कोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि अभी हमारा मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रहा है। और जो कोल माइनर्स हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये कौन कौन से डिजीज़ से गुजर रहे हैं, इनकी जो मैक्सिमम इनकम है वो हेल्थ हैज़ार्ड को क्योर करने में जा रही है। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक कनेक्शन बिठाना है। और इंडिया का क्या टारगेट है एनर्जी सेक्टर में, वो भी यहाँ दिया है। तो आपको जब नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 पॉइंट में इसको नोट्स को कवर करेंगे कि कोल माइनर्स के प्रॉब्लम्स क्या है, इंडिया का एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कोल की कितनी हिस्सेदारी है, और रिन्यूएबल एनर्जी का अभी स्टेटस क्या है और गोल क्या है। बस ये 3 लाइन के नोट्स इसमें से आप बनाएंगे, अगर कभी बनाना हुआ तो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाए तो सिर्फ 10 मिनट दे, और 2-3 पॉइंट में इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्या आपको समझ में आया उसकी एक समरी लिख लें, 2-3 पॉइंट। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब जैसे ये दिया है, सोलर रूफटॉप का प्रोग्रेस इंडिया में कैसा हो रहा है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो फ्रंट रनर्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, उस चैलेंजेस को यहाँ दिया है। जैसे कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में,
अभी ये थोड़ा सा महंगा है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। अभी सोलर टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे एनर्जी जो स्टोर हो सके, ऐसा स्टोर कर सके कि हम उसको दिन और रात दोनों टाइम यूज़ कर सकें। और चौथा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स जैसे नेट मीटरिंग सॉल्यूशन, ग्रिड कनेक्शन, ये सब होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है अभी? गुजरात विथ 3456 मेगावाट। ठीक है। और रूरल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी करंट में क्या है इंडिया की, और टारगेट क्या है 2030 तक का। इस तरीके से आप एक न्यूज़ को एनालाइज करके पूरा अपना 3-4 पॉइंट में इसको कंक्लूड करेंगे एज ए समरी। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवर्स बैक कीजिए, जो जो मैं बोला हूँ उसको वापस से सुन लें। आज एक ही एडिटोरियल है जो कि अच्छा काम का था। अब जैसे ये एलओपी के पोस्ट के बारे में दिया है, एलओपी होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि लास्ट 10 ईयर से ये वेकेंट था। यहाँ पे दिया है कि एलओपी बनने की क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। कौन सा एक्ट डिफाइन करता है एलओपी के पोजीशन को, ये कैसे ब्रिटेन में क्या फॉलो किया जाता है, इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है, कैसे ब्रिटेन और इंडिया में चेंज है, क्यों ब्रिटेन में इसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं, क्यों ब्रिटेन में इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है। और शैडो कैबिनेट और शैडो प्राइम मिनिस्टर, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलओपी और प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में ब्रिटेन में बोला जाता है, और इंडिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब ये जो न्यू एलओपी बने हैं, इनका चैलेंजेस क्या है और इनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो किसी भी एक आर्टिकल को आप जब पढ़ेंगे तो उसको एक होलिस्टिक अप्रोच से पढ़िए। अगर आप 2 से 3 आर्टिकल नहीं पढ़ पा रहे हैं एडिटोरियल के, एक ही पढ़िए, बट उसको इन डेप्थ में पढ़िए। तो इस तरीके से आपका आज का 27 जून का न्यूज़पेपर को हमने डिस्कस किया है। हमने एनालिसिस नहीं किया है जैसा कि बाकी चैनल्स में होता है 50-50 मिनट के वीडियो। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है जिससे कि न्यूज़पेपर पढ़ना खुद से आना स्टार्ट हो जाए, दूसरों की 1-1 घंटे की वीडियो देख के आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस चैनल के कंटेंट को रखेंगे। यहाँ पे नो स्पून फीडिंग होगी और यहाँ पे छोटे वीडियोस होंगे आधे घंटे के अंदर। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो ये हो गया 27 का। अब मैं 26 कल दिखाता हूँ। तो ये 25 का है। एक्चुअली कल मैं PDF अपलोड नहीं कर पाया था, तो हम 25 जून का देखते हैं। अब जैसे ये पहला है स्टेट नेम चेंज। केरला ने अपने हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अपनी स्टेट का नाम केरलम करना है। अब केरलम शब्द कहाँ से आया, तो ये एक मलयालम वर्ड है और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मिले हैं कि पहले केरला को केरलम भी बोला जाता था। अब यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 3 के बारे में, तो मैंने यहाँ पे अटैच किया है बेयर एक्ट। ये मेरे बेयर एक्ट के पुराने नोट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 1 में कहा जाता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन क्या होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 2 में क्या दिया है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई भी नया स्टेट बनाना है तो उसके लिए क्या पावर्स है, और ये सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रेजोल्यूशन पास भी कर दे तो वो इफेक्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके कोई कानून ना बनाए। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी भी 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, उनकी एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी एरिया को डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनके बाउंड्रीज़ को बदल सकते हैं और उनके नेम को भी बदल सकते हैं। तो ये कुछ आपको आर्टिकल्स पते होने चाहिए। जब भी आप कोई भी पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें तो एक बार अपने बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको ओपन करके 2 मिनट ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लें, तो सब कॉन्शियस माइंड में ये फिट होता जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 3 में ये चीज़ें दी गई हैं, एरिया भी बढ़ सकता है, एरिया घट भी सकता है, बाउंड्रीज ऑल्टर की जा सकती हैं, नेम भी ऑल्टर किए जा सकते हैं। तो ये था पहला न्यूज़। केरला का नाम अब केरलम होने वाला है। ये केरला के हाउस ने पास किया, लेकिन ये तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट इस पर कोई प्रपोजल नहीं लाता। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
अब यहाँ पे पॉक्सो केसेस के बारे में हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। तो उन्होंने कहा है कि पॉक्सो केसेस जो कि हीनियस क्राइम्स आते हैं, हीनियस क्राइम्स होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं किए जा सकते कि दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो गया है। आपने गुनाह किया है तो आपको सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि चलो उसके माँ बाप को पैसे दे दिए, बच्चे के माँ बाप को पैसे दे दिए आपने और उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट को आपने सेटलमेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट में आपको सज़ा होगी। यहाँ पे पॉक्सो एक्ट चाइल्ड को डिफाइन भी करता है कि चाइल्ड कौन है, और 2019 में जो बिल आया है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे लिस्ट हैं। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया है जो इस आर्टिकल के साथ में पढ़ा जाएगा, और थोड़ा सा आप इसमें नोट्स बनाएंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से एक्ट के अंदर ये कहा जाता है और क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या पनिशमेंट है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये पॉलिटी प्लस गवर्नेंस के पार्ट, गवर्नेंस का भी पार्ट है। तो इस तरीके से ये दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम तीसरा आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, फैक्ट है, मेनली मैं ये कहूँगा फैक्ट है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग श्रीनगर को दिया गया है। ठीक है, अभी कौन सी बॉडी देती है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। क्या ये एनजीओ है? क्या ये आईजीओ है? आईजीओ मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या यूएन की बॉडी है? ये आपको सर्च करके देखना है। और क्या श्रीनगर इंडिया का पहली सिटी है या कोई और सिटीज़ भी ऑलरेडी इस टैग से नवाजित हो चुकी हैं, ये आपको डिस्कस करना है। जैसे कि ईरान की 14 सिटीज़ हैं, उसी तरह इंडिया की भी केवल श्रीनगर एक सिटी नहीं है, और भी सिटी है। कौन कौन सी सिटी हैं? एक मैं बता दे रहा हूँ, जयपुर है शायद। आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि कौन कौन सी, आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इंडिया की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं। जयपुर है, मैसूर है, श्रीनगर है, और एक और कोई है जिसका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। तो ये था तीसरा आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर से। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से बिलोंग करता है। सो ये 3 आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चौथा चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान ने इस इशू को बायलैटरली सॉल्व करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। इसमें क्या हुआ है? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत यहाँ पे 3 रिवर्स का एक्सक्लूसिव यूज़ इंडिया के पास है और 3 रिवर्स का एक्सक्लूसिव यूज़ पाकिस्तान के पास है। और इंडिया चाहे तो इन 3 रिवर्स पे रन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है। बड़े बड़े डैम नहीं बना सकता, बस केवल रन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना सकता है। पाकिस्तान इसी को ऑब्जेक्ट रेज किया है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पानी की कमी होगी। तो वहाँ से कुछ एक्सपर्ट लोग आए हैं इस जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में उसको देखने के लिए। तो इसमें से एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से न्यूट्रल एक्सपर्ट भी आता है जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का नहीं है, दोनों से नहीं बिलोंग करता। वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है और न्यूट्रल एक्सपर्ट की मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? पकुल डैम किस नदी पे है? तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? कौन सी वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के अंडर है, ईस्टर्न रिवर इंडिया के एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए है, और पाकिस्तान को कितना % ऑफ इंडस का पानी मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए इससे। ठीक है, तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो होलिस्टिक एक बार में पढ़ के इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जब पढ़ेंगे तो ये वाटर ट्रीटी ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको सारी नदियों के बारे में देखना है। जैसे कि ये झेलम रिवर वुलर लेक से पास करती है, और ये किशन गंगा और नीलम रिवर इसी पे डैम बन रहा है, और ये किसका है? तो यहाँ पे ये सारी रिवर्स, सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे एक गवर्नमेंट विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया मेज़र आया है जिसमें कि सरोगेसी से अगर वो बच्चा अडॉप्ट करती हैं, पैदा करती हैं, तो उनको मैटरनिटी लीव का ऑप्शन मिलेगा। तो ये इस तरीके का वल्नरेबल सेक्शन, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन पे ये टॉपिक GS1 पे भी सोसाइटी लेवल पे भी आएगा और GS2 सोशल जस्टिस पे भी फिट होगा। तो आपको ये पढ़ना है, समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। चल, और ये एक न्यूज़ है, इकोनॉमी का न्यूज़ है, जिसमें करेंट अकाउंट के सरप्लस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको जानना क्या है कि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करेंट अकाउंट में आते हैं
करंट अकाउंट में दो होते हैं, नेट विजिबल्स और नेट इनविजिबल्स। विजिबल्स वो होते हैं जो हमको फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड, नेट गुड्स में ट्रेड, सॉरी विजिबल में सिर्फ गुड्स आएगा क्योंकि वो फिजिकल है, दिख रहा है। और जो नेट इनविजिबल्स हैं जैसे कि सर्विसेज कोई दे रहा है, जैसे कि आईटी सर्विस, एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है प्राइवेट ट्रांसफ़र, ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और कैपिटल अकाउंट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाए, लॉन्ग टर्म जिनका हो, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDIs, लोन्स जब हम लेते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। करंट अकाउंट में जो हम डे टू डे ट्रेड को करते हैं उसके अकाउंट्स आते हैं। तो ये मैंने क्लियर IAS से लिया था, फुल क्रेडिट टू देम, जो उन्होंने इतना अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर करंट अकाउंट इंस्ट्रूमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कैपिटल अकाउंट। दोनों को मिक्स कर देगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 करके आपको ये दे देगा। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडिटोरियल्स। यहाँ पे दो बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, एक पेसा पे था और एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे। तो पेसा क्या है, ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। शेड्यूल्ड एरियाज़ कौन कौन सी, वो जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं वो 10 हैं, 10 स्टेट्स में हैं। कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं, जब आप ये पॉलिटी पढ़ेंगे तो वो आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या पावर्स होते हैं इसमें। तो वहाँ पे उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो ये पंचायत एक्सटेंशन एक्ट ने कैसे एनेबल किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, उसके बारे में ये आर्टिकल है। आपको यहाँ पे दो नए कीवर्ड के बारे में पता चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। राइट्स ऑफ एसटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में उनका रोल क्या है। तो ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसको पढ़ने में आपको 10 से 12 मिनट लग सकता है, बट इसको इत्मीनान से पढ़िएगा अच्छे से। और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनके अलाउंग सोचने की कोशिश कीजिए। और व्हाट इज़ पेसा एक्ट, अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा गूगल करके इसके बारे में 2 लाइनें और पढ़ें। इस तरीके से हम एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम्स न्यूज़ में है। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में हर चीज़ समझा दिया गया है कि इकोलॉजी क्या है, डेमोग्राफी क्या है, वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, प्रोजेक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ है इस वाले आर्टिकल में। और नोट्स कैसे बनाना है ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको निकोबार आइलैंड के बारे में जानना है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये है निकोबार आइलैंड बेसिकली। इसमें 2 नेशनल पार्क है, एक कैंपबेल बे और एक गलीथिया, और एक ये दोनों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। और ये प्रोजेक्ट साइट, ठीक है। अब इस आर्टिकल के हिसाब से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, 10 लाख ट्री। और उसका ट्रांसप्लांटेशन कहाँ होगा, उसको हरियाणा में, जिसका इकोलॉजी पूरा अलग है अंडमान एंड निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ की ट्राइब्स अलग है, वहाँ के इकोलॉजी अलग है, वहाँ के डेमोग्राफी अलग है। तो इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। अब आप निकोबार के बारे में पढ़ रहे हैं तो अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करने वाला चैनल है, दैट इज़ 10 डिग्री चैनल, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक शोम्पेन ट्राइब रहती है जो कि एक PVTG ट्राइब है। ये सेक्लूडेड है, किसी से इनका कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसी ट्राइब है जिनको बाहर से कांटेक्ट नहीं है, और वो डिजीज़ प्रोन हो सकता है क्योंकि उनका कांटेक्ट नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कौन कौन सी डिजीज़ बाहर है। जैसे कि कोरोना, कोई भी कोविड वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है, तो उनको भी बीमारी हो सकती है। तो उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं। पहले 8.5 लाख ट्रीज़ कहा जा रहा था काटने का, अब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख ट्रीज़ काटे जाएंगे। यहाँ पे 2 नेस्टिंग साइट है, जायंट लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड। ये वहाँ की स्पीसीज़ वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे डोगोंग भी मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, गलेथिया नेशनल पार्क के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, इस तरीके का एक शॉर्ट नोट्स विथ मैप और वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आपको उसको पूरा अच्छे से समझना है। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आपको इतना छोटा सा नोट्स बनाना है। सो ये था 2 दिन का न्यूज़पेपर का डिस्कशन। होप यू लाइक्ड इट। एंड इसके बाद और भी ऐसे 2-2 दिन का क्लब करके मैं और भी
इस तरह की वीडियो ला सकता हूँ. सो थैंक यू सो मच.